सरपंचों को जब चोर कहा और उनके अधिकार छीन लिए गए। मेरे गांव में कच्चे बहुत मकान है, बहुत तो मकान आवास योजना का लाभ नहीं पहुंचा गांव तक। चाहिए। धरातल पर आकर देखना चाहिए कि कौन गांव में गरीब है और कौन अमीर है, क्योंकि गरीब परिवार के घर में हमने सिलेंडर तो पहुंचा दिया, उनको एक आदत डाल दी कि आप बगैर गैस के रोटी नहीं पका सकते। उनके घर में ना फिर गोसे होते हैं जो देसी भाषा में बोले, और ना लकड़ी होती है। उन जैसे गैस खत्म होती है और घर में पैसे ना हो तो बेचारे रोटी बनाने में भी मजबूर होते हैं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। गांव के विकास कार्यों की बात करें तो देखा जाता है कि गांव के अंदर जो योजनाएं हैं सरकार की वो नहीं पहुंचती है, जिसके चलते आज हम जो है करनाल के एक गांव में पहुंचे हैं और उस गांव का नाम है मिरगैन गांव। आपको बता दें कि गांव के अंदर क्या कुछ विकास हुए हैं, क्या कुछ कार्य हुए हैं, क्या जो योजनाएं सरकार चला रही है वो गांव तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो मिरगैन गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि विकास कहां तक हुआ है, पहले क्या था गांव के अंदर विकास और अब कहां तक हुआ है विकास। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं कृष्णलाल, सरपंच प्रतिनिधि एवं जनरल सेक्रेटरी RGPRS हरियाणा। जी सर, गांव के अंदर अगर बात करें तो गांव के क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, पहले गांव की स्थिति कैसी थी और अब कैसी है। वास्तव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूर्व में भी हमारे साथी सरपंच साहब रहे हैं। उस समय भी कोई खास विकास के कार्य नहीं हुए, और अभी भी जो हमारे को कोई ग्रांट विशेष तौर पर सरकार ने नहीं दी है, क्योंकि सरकार का सरपंचों के ऊपर से विश्वास उठ चुका है और सरपंचों को उन्होंने चोर कहना शुरू कर दिया है और वो ठेकेदारों के माध्यम से काम करवाना चाहते हैं सरकार। अभी हमें पिछले लगभग 1.25 साल हो चुके हैं सरपंच बने, कोई विशेष ग्रांट अभी तक स्पेशल ग्रांट सरकार ने नहीं दी है जिससे हम गांव का विकास करवा सकें। सर ग्रांट को छोड़िए, आप सरपंच साहब एक बात बताइए, जो योजनाएं सरकार चला रही है, मान लो जैसे कि उज्ज्वला योजना के तहत क्या आपके गांव के अंदर भी महिलाओं को सिलेंडर मिले हैं। हाँ, देखो, जो उज्ज्वला स्कीम के तहत कुछ महिलाओं को सिलेंडर मिले हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, जो सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन उज्ज्वला सिलेंडर के साथ साथ वो गैस को इतना महंगा कर देना वो एक बड़ा दुखद विषय है, क्योंकि गरीब परिवार के घर में हमने सिलेंडर तो पहुंचा दिया, उनको एक आदत डाल दी कि आप बगैर गैस के रोटी नहीं पका सकते। उनके घर में ना फिर गोसे होते हैं जो देसी भाषा में बोले, और ना लकड़ी होती है। उन जैसे गैस खत्म होती है और घर में पैसे ना हो तो बेचारे रोटी बनाने में भी मजबूर होते हैं। तो गैस को महंगा करके सरकार ने गलत किया। सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, क्या आपके गांव में कार्ड बने हैं और उनका लाभ भी मिला है। आयुष्मान कार्ड बने हैं, बहुत से जो गरीब साथी हैं उनके भी आयुष्मान कार्ड नहीं बने जिनके बनने चाहिए थे। मेरे गांव के अंदर लगभग 30% गरीब परिवार हैं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने। 2011 का डेटा सरकार ने उठाया हुआ है, जो कि गलत उठाया हुआ है। वर्तमान के डाटे को उठाना चाहिए और वर्तमान में देखना चाहिए, धरातल पर आकर देखना चाहिए कि कौन गांव में गरीब है और कौन अमीर है। बहुत से साथी हमारे जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं और वो दर दर की ठोकरे खाते हैं। DC साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं भाई जब तुम्हारा नाम आएगा तो बनेगा। एक नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के हैं, उनका एक लिफाफा गांव के अंदर आया था, आशा वर्कर के माध्यम से वो लिफाफे के तहत जो है जो आयुष्मान कार्ड का एनवलप था उसको भेजा गया। उनके अंदर जिन लोगों के नाम थे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बने हैं, उससे अलावा कोई नहीं बना। सर हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि जो आयुष्मान कार्ड बनने थे मतलब CSC सेंटर पे जा सकते थे, आप उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन आप कह रहे हो कि 30% जो गरीब है उनके बने ही नहीं है। करनाल के जो सिविल अस्पताल है उसमें भी हाल ही में कुछ दिन पहले भी बन रहे थे, तो ये तो कोई कारण नहीं हुआ सर। ये उन्हीं के बन रही है ना जिनका लिस्ट में नाम है, जिनका लिस्ट में नाम है, जो 2011 की गरीबी रेखा की सूची है। आर्थिक आधार पर 2011 में एक सर्वे हुआ था, उस आधार पर जिन लोगों के नाम है लिस्ट में उन्हीं के बन सकते हैं CHC सेंटर पे भी और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी। सर अब तो जिनके भी थे आयुष्मान कार्ड अब तो वो भी बंद हो चुके हैं। बहुत जगह उनका इलाज भी नहीं हो पाता। मान ले कि कोई गरीब आदमी है और उसको कोई ज्यादा फीवर हो गया और उसके पास इलाज करवाने के लिए है नहीं, तो बोल देते हैं भाई ये आयुष्मान कार्ड से बाहर है। भाई कोई भी बीमारी है गरीब आदमी के लिए, तो चाहे वो बुखार हो गया, चाहे उसके टांग में फ्रैक्चर हो गया, या उसका कोई भी मतलब जो है ना बीमारी शरीर के अंदर है, चाहे वो 2000 से ठीक होने वाली है, चाहे 5000 से ठीक होने वाली है, या 500 से ठीक होने वाली है, उसका लाभ मिलना चाहिए। ये बोलते हैं कि भाई जिसका कोई टूट फूट जाएगा वो मरने का कगार पर होगा उसका होगा।
तो मेरे को लगता नहीं कि सर अभी हाल ही में कुछ डॉक्टर्स पहुंचे थे करनाल के जिला सचिवालय में कि जो है उनकी पेमेंट नहीं आई है सरकार की तरफ से, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। ये मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन हमारा तो सरकार से निवेदन है कि वो जो भी मतलब डॉक्टरों की पेमेंट बकाया है उस डॉक्टरों की पेमेंट को करने का काम करें, ताकि वे कोई भी गरीब परिवार अगर उनके हॉस्पिटल में बीमार होकर के पहुंचता है और वो तुरंत प्रभाव से उनको उसका सुविधा दे सके, उसका ऑपरेशन वगैरह कर सके, उसका इलाज कर सके। यदि उनके पास पैसे नहीं पहुंचेंगे तो वो आनाकानी करेंगे और गरीब परेशान होगा। उनके पेंशन की बात करें अगर सर, तो पेंशन का क्या है कि यहाँ पे जो है बुढ़ापा पेंशन कितनी बनी है, विधवा पेंशन कितनी बनी है, और कुछ दिव्यांग भी होते हैं लोग, तो क्या दिव्यांगों की भी यहाँ पर पेंशन है क्या? नहीं, काफी दिव्यांगों की तो लगभग सभी की बनी हुई है और विधवाओं को भी सभी की बनी हुई है। लेकिन मैं बुढ़ापे की बात करूं तो बुढ़ापा पेंशन जो स्कीम इन्होंने चलाई है वो मेरे हिसाब से गलत है। बहुत से साथी ऐसे हैं मेरे गांव के अंदर जो कि 70-75 साल की उम्र हो चुकी है और उनकी पेंशन नहीं बनी है। अब सरकार का ये आदेश है कि अभी ऊपर से फोन आएगा आपके पास तब बुलाए जाएंगे, जबकि पहले सरकार का एक फार्म होता है, परफॉर्मा होता था, उसको सरपंच भरता था और उसमें जो भी डॉक्टर की टीम थी उसको वेरीफाई करते थे या उम्र को वेरीफाई करते थे। ये सिस्टम एक गलत है कि जो इन्होंने भाई अपने आप फोन आएगा, अपने आप फोन पता नहीं कब आएगा। 75 साल की उम्र होगी तो फोन आ जाना चाहिए था, 60 साल होते ही सर क्यों नहीं कर रहे हैं ये सरकार को मालूम होना चाहिए। सर आवास योजना के तहत सरकार ने कच्ची छतों को पक्का करने की बात कही थी, क्या आपके गांव में भी कच्ची छतें पक्की हुई है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में ये मतलब एक वादा किया था, आह्वान किया था कि 2022 तक संपूर्ण देशवासियों के मकान पक्के करने का काम। 2024 तक 2022 तक का कहा था, 24 तक का नहीं। लेकिन मेरे गांव के अंदर 90% SC और BC समाज के लोग रहते हैं और वो बहुत गरीब हैं, ज्यादातर उनके अंदर रिक्शा चालक है या डेली मजदूरी करने वाले हैं। और मेरे गांव में पिछले 9 साल में मात्र 5 लोगों के मकान बने, जबकि काफी लोग बेचारे विधवा औरतें हैं, बहुत गरीब है। मैंने भी DC साहब से निवेदन किया, BDPO साहब से निवेदन किया, पूर्व में हमारे DC साहब रहे निशांत यादव जी, उनसे भी निवेदन किया कि हमारे गांव की जो लिस्ट है इसको जो बहुत गरीब है और उनके मकान बना दिए जाए, लेकिन कोई मतलब फायदा नहीं है। बल्कि अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी थी कि हरियाणा सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पीछे 2022-23 के लिए और 23-24 के लिए 20,000 मकान मांगे थे, 40,000 मकान मांगे थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों मना किया, दोनों स्टेट में एक ही सरकार है। कच्चे कितने मकान है आपके गांव में? मेरे गांव में कच्चे बहुत मकान है, बहुत तो मकान है। आवास योजना का लाभ नहीं पहुंचा गांव तक? देखो 5 लोगों को मिला है, मैं ये नहीं कहता कि अभी नहीं मिला, बिल्कुल भी 5 लोगों को मिला है। बाकी बहुत सी विधवाएं औरतें हैं, वो बेचारी मेरे पास भी आकर के रोती हैं, DC साहब के पास भी जाती हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी गई थी, और लेकिन उनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो है गांव में बसें लगवाई गई थी ताकि जो बेटियां हैं वो शहर में पढ़ने के लिए जा सके, तो क्या वो बसें लगी आपके गांव में? देखो मेरा गांव मेरठ रोड पर पड़ता है, यहाँ बसें ऑलरेडी चलती रहती हैं, उसमें जो भी सुविधा जो है वो ऑलरेडी मिल रही है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर गांव है, उनको बच्चों को जो भी स्कूल तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर आप ग्रांट की बात कर रहे थे, पंचकुला के अंदर जब जो सभी सरपंच जो है इकट्ठा होकर गए थे तो लाठीचार्ज हुआ था सरकार की तरफ से, क्या कारण रहा कि वो लाठीचार्ज हुआ? और जो आप अपनी मांगों को लेकर गए थे, क्या वो मांगे पूरी हुई आपकी धरातल पर? देखो सरपंचों को जब चोर कहा और उनके अधिकार छीन लिए गए, 20 लाख की पावर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सरपंचों को पावर थी 10 लाख के काम करने। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 से 20 लाख करने का काम किया था और सरपंचों के ऊपर विश्वास किया था। लेकिन वर्तमान की सरकार ने, जो हम सरपंच बनते ही 2 महीने के बाद हमें चोर कह दिया कि भाई सरपंच चोर है, जबकि हमें कोई ग्रांट नहीं दी गई, ना ही हमारे पर हमें काम करने का मौका दिया गया। भी या तो हमें कोई ग्रांट देते और हम काम उसको ठीक से नहीं करते तो तब कहने का राइट था सरकार का कि भाई आप चोर हो और आपके राइट छीनने जा रहे हैं। तो अपने अधिकारों को मनाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पंचकुला गए थे, जो कि हमें नहीं जाने दिया और हमारे पर लाठियां बांधने का काम किया सरपंचों के पर। काफी सरपंचों की चोटें वहां पर आई थी, कईयों की टांगे टूटी थी और मुझे भी चोट लगी थी वहां पर। तो सरकार ने हमारी बातें अभी पूर्ण रूप से नहीं मानी है। सरकार धीरे धीरे चल रही है, 2 से 5 लाख पे आई, फिर 5 से बोलने लगे भी आप 5 काम कर सकते हो, फिर कहने लगी 5 से ऊपर भी कर सकते हो, BDPO से पावर लेनी पड़ेगी। अरे भाई क्यों धीरे धीरे चल रही हो, एक बार छलांग लगाओ, जो सरपंचों की पावर है। आगे की क्या रणनीति है सर?
रणनीति तो हमारे आदरणीय सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने पहले ही मतलब जो है ना सरकार को चेताया है कि यदि आपने हमारी मांगों को नहीं माना और सरपंच जो हमारे पूर्ण अधिकार नहीं दिए तो आने वाला जो चुनाव है उसमें हम आपका विरोध करेंगे। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय समैन साहब ने 26 मार्च को पानीपत के इसराना में एक मीटिंग रखी है 11 बजे। उसमें जो भी हमारे शीर्ष नेताओं का वो निर्णय होगा, हम सभी सरपंच साहबान उसका पालन करेंगे। मीटिंग में जो सरपंच है कहाँ से पहुंचे? संपूर्ण मतलब ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच वहां पहुंचने का काम करेंगे, पूरे हरियाणा से पहुंचने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसी एक सरपंच का काम तो है नहीं, सभी सरपंचों की भलाई के लिए आवाज उठा रहे हैं हमारे समैन साहब। और मेरा तो निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री चौधरी जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने तो नहीं मानी, वो तो देवेंद्र बबली के पर छोड़ते थे और देवेंद्र बबली का चाहता कि भाई देखो मैंने जो निर्णय लिया है ठीक लिया है। लेकिन मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है। और अब हमारे जो है माननीय श्री नायब सैनी जी बहुत ही अच्छे मतलब युवा नेता भी हैं, और मुझे लगता है कि मैं तो निवेदन करेंगे हम सभी सरपंच साहबान के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पूर्व में जो भी सरपंचों के खिलाफ कानून बनाए हैं उनको रद्द करके सरपंचों को पावर देने का काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद भी है। तो मिरगान गांव के सरपंच कृष्ण लाल हमारे साथ मौजूद थे, और जैसा कि मोदी जी ने भी मन की बात का एक कार्यक्रम चलाया था, वैसे ही आज हमने भी सरपंच के मन की बात जानी है और क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं इनके गांव में, और क्या कुछ जो योजनाएं सरकार ने चलाई है वो इनके गांव तक पहुंच रही है या नहीं पहुंची, कितना लाभ मिला है गांव वासियों को, वो सारी बातें हमने इनसे जानी है। लेकिन एक बात और बता दें आपको, 2024 है, चुनाव नजदीक है, और अब ये आपने भी सोचना होगा कि आखिर हमने किसको चुनना है। चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष हो, सभी जो है बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन भोली वाली जनता जो है वो बोगलाने वाली नहीं है, वो झूठे वादों में नहीं आने वाली है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि आपके गांव के क्या हालात है और किस तरह की जो स्थिति है वो कैसी है, विकास के कार्य कैसे हुए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये अब देखना भी होगा कि 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।